कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी तेरे खारेपन में ए समंदर। कुछ तो बात होगी तेरे खारेपन में ए समंदर, वरना हर मीठी नदी समंदर से मिलने नहीं आती। हाँ दोस्तों, कुछ ना कुछ तो अवश्य है गणित में, जिसकी वजह से हम सब इसके पीछे भागते हैं और बहुत से पीछा छुड़ा भी जाते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही आनंद प्रिय विषय है ये, और थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो ये हमारे चुटकियों में याद भी हो सकता है। जीके बहुत अथाह भंडार होता है, उसकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन गणित अगर आपने ढंग से थोड़ा सा पढ़ लिया तो गणित जीवन में कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। ऐसा मेरा विश्वास ही नहीं, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। और इन पंक्तियों के साथ आप सबका एनएल स्टडी में स्वागत है दोस्तों। और आज मैं संख्या पद्धति से संबंधित अगला वीडियो लेके आया हूँ, संख्याओं के भाजकता के नियम। इन भाजकता के नियम से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछते हैं, इसलिए ये बताना ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले हम बिना किसी देरी के बता रहे हैं 2 से भाजकता के नियम। 2 से भाजकता का नियम है, इसके बारे में सुनिए कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, यानी ये सम संख्या वाले बताए थे ना मैंने, वही बता रहा हूँ। अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो इकाई का अंक, यानी दाएं तरफ से पहला अंक, इकाई का अंक होता है दाएं तरफ से पहला अंक, अगर इन 5 अंकों में से है तो वो संख्या 2 से भाज्य होती है। जैसे 214, 218, 116 इत्यादि। इनमें देखिए इकाई का अंक 214 में कितना है, 4, 218 में 8 और 116 में 6। तो इकाई का अंक कहने का मतलब दाएं तरफ से पहला अंक 6, 8, 4 ये हैं। ये अगर 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं तो वो 2 से विभाजित होगा। ये संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती हैं। ये तो 2 से भाजकता का नियम। फिर 3 से भाजकता का नियम ठीक इसी प्रकार से है। जिस संख्या के अंकों के योगफल में, अंकों का योगफल है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 3 का भाग पूरा चला जाता है तो वह संख्या 3 से भाज्य होती है। कैसे? जैसे ये 27 है, इनमें अंकों का योग कीजिए, एक अंक तो है 2 और एक है 7, इन दोनों का योग कीजिए, 2 और 7 कितने होते हैं, 9। अब 9 में आप 3 का भाग लगाइए, या 3 का भाग बोलिए। अगर 3 के भाग में 9 आता है, 3 का भाग नहीं पहाड़ा, 3 का पहाड़ा बोलते हैं, तो 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 9। अगर 3 के पहाड़े में ये 9 आता है तो ये संख्या भी पूरी 3 से विभाजित होगी। ये बताया गया इसमें कि अंकों का योगफल कीजिए, और योगफल अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे 9 और 3, 93 में देखिए 9 और 3 कितने, 12 होते हैं, 12 में 3 का भाग पूरा जाता है। इसी प्रकार 111 में इन अंकों का योग कीजिए, 1, 1 2, 2 और 1 3, 3 आ गया। इन अंकों का योग 3 है, 3 से विभाजित है, तो 111 में भी 3 का भाग पूरा जाता है। इस प्रकार 3 का भाग कौन सी संख्या में जाता है, इसके लिए हमें याद रखना है अंकों का योग करो और फिर 3 का उसमें भाग लगाओ। अगर भाग पूरा जाता है अंकों के योग में तो उस संख्या में भी भाग जाएगा। 4 से भाजकता के नियम। यदि किसी संख्या के अंत के 2 अंकों, इकाई की तरफ से अंत, ये अंत लिखा है, इसका मतलब है इकाई की तरफ से पहला और दूसरा अंक 2 अंकों की बात है, में 4 का भाग पूरा जाता है तो वह संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे 412 है, इसमें अंतिम 2 अंक, ये बोला ना अंत के 2 अंक, इसका मतलब है इकाई की तरफ से इकाई का अंक 2 है, 1 है, 12 हो गए। इकाई की तरफ से 2 अंक क्या हैं, 12। इस 12 में 4 का भाग लगाइए, अगर 4 का भाग 12 में पूरा जाता है तो 412 में भी जाएगा। 12 में 4 का भाग लगाइए, 4 3 12 चला गया, तो 412 भी पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 524 है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 4, दाई का 2, तो इकाई और दाई दोनों अंकों को एक साथ लेना है, इकाई और दाई 24 होगी। 24 में 4 का भाग लगाइए, 4 6 24, 6 बार भाग जाता है, तो कहने का मतलब 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी कौन सी संख्या, 524। इसी प्रकार से 628 है, इसमें 8 और 2
इकाई और दहाई के अंक है 8 और 2 यानी 28 है। 28 में 4 का भाग लगाइए, 4 7 28। अगर 28 4 के पहाड़े में आता है तो 628 भी पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होगी। इस प्रकार से 2 का भाजकता का नियम, 3 का भाजकता का नियम और 4 का भाजकता का नियम, ये 3 तो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। इसके आगे देखिए 5 से भाजकता का नियम बहुत ही सरल है दोस्तों। ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक यानी संख्या के अंत में इकाई की तरफ से पहला अंक है उसकी बात कर रहे हैं। अगर 0 है या 5 है, या तो 0 या फिर 5, ये 2 अंक आते हैं तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। जैसे 910 में इकाई की तरफ से कौन सा है अंक पहला 0, और 535 में इकाई का अंक क्या है 5, 375 में इकाई का अंक क्या है 5, 710 में इकाई का अंक क्या है 0 और 545 में इकाई का अंक क्या है 5। तो कहने का मतलब इकाई का अंक पकड़िए, अगर वो 5 और 0 है तो 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, चाहे संख्या 20 अंकों की है चाहे 8 अंकों की है। जैसे एक संख्या लिख रहा हूँ मैं 8 2 3 6 4, पता नहीं ये कितनी है। अब इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं, हमें पूरी संख्या को नहीं देखना, सिर्फ इकाई का अंक देखिए। इकाई का अंक 5 है तो 5 इकाई का अंक है, इसका मतलब 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। पूरी संख्या में भाग लगा दीजिए, 5 से विभाजित होगी है। अगर 0 होता है इसकी जगह तो भी 5 का भाग, अगर 0 होता तो भी 5 का भाग पूरा पूरा जाता। आगे देखिए 6 का भाजकता का नियम। जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होती है, यानी 2 से भी विभाजित होती है और 3 से विभाजित होती है, तो वह संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि 2 और 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 बराबर 6, और 2 और 3 से विभाजित कौन सी संख्या होती है ये हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ। 2 का भाग कौन सी संख्या में जाता है जिसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8, ये अगर इकाई के अंक हैं किसी संख्या के तो उसका मतलब 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और 3 का भाग किस में जाता है जिसमें अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है। अंकों का योगफल कीजिए और फिर 3 का भाग दीजिए उसमें योगफल में, अगर वो 3 से विभाजित होती है तो 6 से भी विभाजित होगी। 2 और 3 से विभाजित होने वाले, जैसे ये संख्या देखिए 18,684, इसमें इकाई का अंक क्या है 4, तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्योंकि 4 है वो एक सम संख्या है और 4 में 2 का भाग जाता है, तो ये संख्या 2 से तो डिवाइड होगी, पक्का पता है। अब 3 से 2 का पता चल गया, 3 का भाग इसमें जाता है या नहीं जाता, इसके लिए जोड़ करते हैं। 4 और 8 है 12, 12 6 18, 18 और 8 है 26, 26 और 1 है 27, 27 से 3 के पहाड़े में आता है, 3 नंबर 27 आता है ना, तो 27 में अगर 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो 18,684 में भी 3 का भाग जाएगा दोस्तों। और 3 का भाग चला गया, 2 का भाग चला गया तो 6 का भाग भी जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। आगे देखिए 7 से भाजकता के नियम। 7 से 2 का देख लिया हमने, 3 का देख लिया, 4 का देख लिया, 5 का देख लिया, 6 का देख लिया। अब 7 का। 7 से भाजकता के नियम। दी गई संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना, कोई भी संख्या दी गई है उसकी इकाई के अंक को 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। इस लाइन को एक बार सरसरी तौर पर पढ़ लीजिए, बाद में मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर शेष संख्या में से घटाते हैं। यदि शेष फल में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। किस प्रकार है? इस प्रकार देखिए, ये संख्या है 18,193। संख्या क्या है 18,193, और इस लाइन में लिखा है इकाई के अंक को 2 गुना कीजिए। इकाई का अंक क्या है इसमें 3, दिखाई दे रहा है ना आपको 3, इकाई का अंक इसमें 3 है, 3 को 2 गुना कीजिए, 3 2 6, 2 गुना कर लिया। अब आगे लिखा है इसमें 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। अब शेष संख्या क्या है इसमें, शेष संख्या 1819 बची है। कितनी है 1819। इस 1819 में से 6 को घटाते हैं तो कितने बचते हैं, 9 में से 6 गए 3 और 1 8 और 1,
1813 बच गए। अब इस 1813 में 7 का भाग लगाइए। 7 का भाग लगाते हैं तो 7 दूआ 14 बच गए 4, उतार लिया 1, 7 5 35 बच गए 6, 41 में से 35 घटाए 6 बचे, 6 के आगे 3 लिख दिया 63, 7 ने 63, 259 बार भाग जाता है। 7 का 1813 में भाग 259 बार जाता है। कितनी भी बार जाए लेकिन डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा, तो अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। एक तो ये नियम है, और कई बार एक ये और देखिए बीच में, इसी प्रकार यदि किसी संख्या में समान अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार हुई है, कोई भी अंक है उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, अगर 6 बार होगी तो वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे यहाँ देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार आया, 1 6 बार आया है। जरूरी नहीं 6 1, यहाँ 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो कहने का मतलब एक जैसा अंक अगर 6 बार आ गया, 3 3 3 3 3 3 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार अगर एक जैसा अंक आ जाता है तो उसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। समझ गए। एक तो ये वाला ऊपर वाला इकाई का अंक पकड़िए और उसका दुगना करके जो शेष बचते हैं, इकाई के अंक को छोड़कर जो शेष संख्या बचते हैं उसमें से घटा दीजिए। जैसे 18,193 था, इसमें इकाई का अंक 3 है, इसको हटा दिया, शेष संख्या क्या बच गई 1819 या 1819, इसमें से घटा दीजिए इकाई के अंक का दुगना करके, 3 का दुगना 6, 1819 में से 6 घटाए 1813, और 1813 में अगर 7 का भाग है पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। तो 18,193 भी 7 से क्या होगी, पूरी पूरी डिवाइड होगी। दोस्तों ये 2 तरीके मैंने बता दिए हैं 7 से विभाजकता के नियम में। आगे 8 का, 7 के बाद 8 का भाजकता का नियम है, उसके बारे में चर्चा और कर लेते हैं। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, 4 में क्या थे 2 अंक, 2 में 1 अंक, 2 में तो पहला अंक इकाई की तरफ से, और 4 का भाजकता का नियम था उसमें इकाई और दाई 2 अंक जोड़े लिए थे हमने, और 8 का भाजकता का नियम है, इसमें 3 अंक लेंगे, 3 अंक लेंगे, उसमें भाग लगा कर देखेंगे तो अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे ये देखिए 7 9 9 7 9 9 5 1 2, चाहे कुछ भी लिखा है, हमें पीछे जो लिखे हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। इकाई दाई और सैकड़ा ये 3 अंक पकड़ने हैं, 512 है, इस 512 में 8 का भाग लगाइए। आठ छिके 48 बच गए, शेष कितने बचे 3, आगे से उतार लिया 2, 8 चौके 32, कहने का मतलब पूरा पूरा भाग जाता है। 8 का 512 में यानी इकाई दाई और सैकड़ा 3 अंक हमने लिए, इन तीनों अंकों में 8 का भाग लगाया, पूरा पूरा चला गया तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, चाहे कुछ भी है वो, पीछे चाहे 8 अंकों की 10 अंकों की कितने भी अंकों की संख्या हो, इसमें 8 का भाग जाएगा। अब देखिए 9 का, ठीक जैसा 3 का भाग भाजकता का नियम हमने पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से है 9 से भाजकता के नियम। जिस संख्या के अंकों के योग में, अंकों का योग किया था 3 में, अंकों का योग कर रहे हैं यहाँ पर, अगर 9 का भाग जाता है तो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 3546, इसमें 9 का भाग जाता है या नहीं जाता है, इसके लिए हम इनका योग करते हैं, 3 + 5 + 4 + 6 कितने हो गए, 5 3 8, 3 5 8, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 में 9 का भाग लगाइए, 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, 18 में 9 का भाग जाता है कितनी बार, 9 2 18, चाहे कितनी बार जाए लेकिन 9 से डिवाइड हो रही है ये 18। अगर 9 का भाग 18 में जाता है यानी योगफल में भाग 9 का पूरा पूरा जाता है तो इस संख्या में भी जाएगा, कहने का मतलब 3546 में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 10 से भाजकता के नियम, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है। जिस प्रकार 5 में हमने 0 और 5
देखा था, उसी प्रकार से इकाई का अंक अगर 0 है, 0 है, तो वो संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे 740 में इकाई का अंक क्या है, 0, और 110 में इकाई का अंक क्या है, 0, तो ये संख्या भी 110 से 740 कोई भी है, 8 8 6 7 5 4 0 3 2। अब इसमें देखिए क्या ये संख्या 10 से विभाजित होती है? कई बच्चे क्या करते हैं, इस 0 को पकड़ लेते हैं कि इसमें 0 है तो ये 10 से विभाजित हो जाएगी। नहीं दोस्तों, ये नहीं है। अगर इकाई की तरफ से इकाई का अंक देखिए, ये 0 लेना है हमें, इकाई की जगह यहाँ क्या है, 2 है, तो ये 10 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन अब ये 10 से विभाजित हो जाएगी। इसमें इकाई का अंक 2 की जगह अब क्या आ गया, 0। इकाई का अंक 0 है और दाएं का अंक 2 है, तो ये संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। और हाँ दोस्तों, अगर अच्छी लगती है तो आप आनंद लीजिए और साथ में दोस्तों को भी मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अवगत करवाइए। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो मैं प्रश्न आपको बताऊंगा इनसे संबंधित प्रश्न भी करवाऊंगा। वैसे तो प्रश्न इसमें हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, सारी जानकारियाँ इनमें प्रश्न छुपे हुए हैं, लेकिन प्रश्न परीक्षा में पूछते किस प्रकार से हैं वो मैं पीछे परीक्षा में आए हुए MCQ PYQ दोनों प्रकार के करवाऊँगा। मैं MCQ भी करवाऊँगा, चिंता नहीं करें, और PYQ वो भी मैं करवाऊँगा। PYQ MCQ में आप अंतर समझते हैं अच्छे तरीके से, तो मैं PYQ MCQ दोनों करवाऊँगा। और फिर आपको पता चलेगा कि हम कितने अच्छे ढंग से इनको बातों में समझ गए हैं, और यहाँ से प्रश्न आएंगे वो आप कभी गलत नहीं करोगे। 11 से भाजकता का नियम। जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों की बात कर रहा हूँ मैं, विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0, सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो यानी 0 हो, या फिर 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे ये संख्या है 12,342, इसमें इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े इस प्रकार से पहला, तीसरा, पांचवा। सम अंक और विषम अंक दो प्रकार से बताएं, सम और विषम, चाहे इस तरफ से ले लो चाहे इस तरफ से। पहला अंक क्या है, 1, तीसरा अंक क्या है, 3, और पांचवा अंक है 2। इसी प्रकार दूसरा अंक क्या है, 2, और चौथा अंक है 4। तो सम और विषम, सम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं, 2, 4, ये तो है सम स्थानों पर। और विषम स्थानों पर कौन कौन से अंक हैं, 1 विषम स्थान पर है, 3 विषम स्थान पर है, और क्या है ये आगे वाला, ये 2 भी विषम स्थान पर है। 1 विषम स्थान पे, 3 विषम स्थान पे, 2 विषम स्थान पे, जबकि ये 2 सम स्थान पे और 4 सम स्थान पे। ये स्थान जिस क्रम में ये लिखी हुई संख्याएं हैं और उनके अंकों का क्रम है, उसी क्रम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो सम स्थानों पर आने वाले अंक हैं उनको एक तरफ लिख दीजिए और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों को एक तरफ लिख दीजिए। फिर इनका जोड़ कीजिए अलग अलग। 4 और 2 का जोड़ कीजिए, कितना आता है, 6। 4 और 2 का जोड़ 6, और विषम स्थानों पर अंक थे उनका जोड़ कीजिए, 2 और 3 5, 5 और 1 6। अब अंकों के योग का अंतर, अब इनका अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब घटाव करना। अब 6 में से 6 घटाइए, कितना आता है, 0। अगर 0 आता है, जरूरी नहीं ये 0 है, यहाँ 11 भी आ सकता है या 22 भी आ सकता है। अगर योग अंकों का अंतर 0 आता है तो वो संख्या पूरी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। और अंकों का अंतर है वो 11 आएगा तो भी वो 11 से विभाजित होगी। यही बात कहना चाहता है इस लाइन में कि सम स्थानों के अंकों का योग हमारा कितना आया था, 6, और विषम स्थानों के अंकों का योग हमारा कितना आया था, 6, और दोनों का अंतर, ये अंतर कर दिया हमने घटाव। 0 हो यानी ये 0 आ गया, या 11 हो, इसकी जगह 11 भी आ सकता है, तो
संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो 12,342 में 11 का पूरा भाग जाएगा दोस्तों। ये 11 का भाजकता नियम ये भी हमने पढ़ लिया है। इस प्रकार भाजकता के नियम 2 से लेकर 11 तक हमने लगभग सारे कवर कर लिए हैं, कोई बीच में अंक नहीं छोड़ा है। अब अन्य महत्वपूर्ण नियम है गणित से संबंधित, उनके बारे में थोड़ी जानकारी अर्जित कर लेते हैं, जो कि जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अति महत्वपूर्ण नियम, यदि कोई संख्या एक ही अंक के 6 बार लिखने से बनी हो, एक ही अंक है उसको 6 बार लिखने से बनी हो, अर्थात संख्या में एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो, तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 21, 37 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। पूरा का पूरा सुपड़ा ही साफ कर दिया दोस्तों। इसमें क्या कर दिया, 3 का भाग किस में जाएगा, 7 का जाएगा, 11 का जाएगा, 13 का जाएगा, 21 का जाएगा, 37 का जाएगा। किस में जाएगा, अगर किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति का मतलब बार बार वही अंक आया है। जैसे कोई भी अंक ले लीजिए, 9, 9, 9, 9, 9, 9 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आया है, यानी 9 की 6 बार पुनरावृत्ति हुई है। तो इस संख्या में किस किस का भाग जाएगा पता है, देख लीजिए, 3 का जाएगा, 7 का जाएगा, 11 का जाएगा, 13 का जाएगा, 21 का जाएगा और 37 का जाएगा। इन संख्याओं से पूर्ण रूप से ये विभाजित होगी, है ना, इंटरेस्टिंग। आगे देखिए, गुणा का प्रतीप या प्रतिलोम, विलोम होते हैं ना, दिन का रात, रात का दिन, ठीक उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपको। गुणा का प्रतीप है या प्रतिलोम, ये गणितीय भाषा में लिखे हुए शब्द मिलेंगे आपको पेपर में। गुणा का प्रतीप है या प्रतिलोम अवयव क्या होता है, इसके बारे में, जिस संख्या को दी गई संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 आता है, तो वह उस संख्या के गुणा का प्रतीप या प्रतिलोम कहलाता है। अथवा दी गई संख्या का 1 में भाग दें तो वह गुणा का प्रतिलोम होगा। समझ गए, सीधा सा 15 का गुणा का प्रतीप, कोई संख्या 15 है, 15 की जगह 30 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 20 का गुणा का प्रतीप क्या होगा, 1/20। रात का दिन होता है ना, ठीक उसी प्रकार गुणा का प्रतीप क्या होता है, 15 का 1/15, 20 का 1/20, 1/20 का 20, 25 का 1/25। इस प्रकार अगर सीधा 25 लिखा है तो मैंने आपको शुरू में बताया था 25 का मतलब होता है 25 के अंश और हर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 25 के नीचे 1 है। कोई भी संख्या है, 5 मैंने बोल दिया तो 5 का हर क्या होगा, 1 होता है दोस्तों। सीधा मैंने 100 लिख दिया और पूछ लिया कि 100 में हर क्या है, तो 100 का हर 1 होता है। ये जीवन में हमेशा याद रखना। अगर 5 का हर पूछा जाए तो 5 में हर क्या होता है, 1 होता है। 5/2 में 2 होता है, लेकिन 5 में 1 होता है। 5 के नीचे 1 नहीं लिखा है तो 1 मानकर ही चलना पड़ता है। में 1 होता ही है तभी उसका अस्तित्व है, वरना अस्तित्व नहीं रहता है। अब 5/1 या 25 है तो 25/1 हो गया। इसका विलोम, ये प्रतिलोम या प्रतीप पूछा है तो इसका विलोम क्या होगा, 25 का मतलब 25/1, तो 25/1 का 1/25 से गुणा कर दो, ये इसका गुणा प्रतीप होगा। 25/1 का मतलब 1/25 से गुणा करो। अगर 1/25 होता तो उसको 25 से गुणा करते। 5 है तो 1/5 से गुणा करो, 20 है तो 1/20 से गुणा करो। यहाँ 15 है, 15 का गुणा का प्रतीप क्या होगा, 1/15। आगे इसी प्रकार से होता है योग का प्रतीप या योग का प्रतिलोम। यदि संख्या धनात्मक है तो उसका प्रतीप या प्रतिलोम वही संख्या ऋणात्मक में होगी। अर्थात जिस संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने से 0 प्राप्त हो, कोई संख्या उसमें जोड़ने से 0 प्राप्त होता है तो वह उसका योग प्रतिलोम कहलाती है।
जैसे 17 का योग प्रतिलोम क्या होता है -17, और -17 का +17, 20 का -20, 25 का -25। अब योग प्रतिलोम और चाहे गुणा प्रतिलोम, एक बात आप समझ गए होंगे, मैं सीधा सा अपनी सरल भाषा में बता देना चाहता हूँ। गुणा का होता है भाग, भाग का होता है गुणा, प्रतिलोम की बोल रहा हूँ मैं। प्रतिलोम गुणा का भाग का गुणा, जोड़ का घटाव, घटाव का जोड़, बस इसी में योग प्रतिलोम हो गया कंप्लीट। गुणा का भाग है, भाग का गुणा। 25 है, 25 का योग प्रतिलोम क्या होगा, गुणा प्रतिलोम क्या होगा, तो भाग, कहने का मतलब 25 में 25 का भाग लगा दो, जिसको कहते हैं 1/25। ऐसे इसका 25/25 नहीं लिख सकते हम इसको, लेकिन है ये 25 का 1/25, क्योंकि प्रश्न 25/25 एक मान तो उतना ही आएगा, लेकिन सवाल में 25/25 नहीं लिखकर 1/25 लिखते हैं कि इसका गुणा प्रतिलोम क्या होगा 1/25। ठीक इसी प्रकार से 25 का योग प्रतिलोम क्या होगा, ये प्लस में है तो इसका -25 होगा। इनका दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 25 में से 25 घटाएंगे तो 0 आता है, जबकि इनका गुणनफल कितना आना चाहिए 1। गुणा प्रतिलोम में गुणनफल आना चाहिए 1, जबकि योग प्रतिलोम में योग आना चाहिए 0। कितना आना चाहिए 0। इस प्रकार है हमने योग प्रतिलोम या योग प्रतीप या गुणा प्रतिलोम या गुणा का प्रतीप पढ़ लिया। आगे देखिए, संख्या आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, छोटे से बड़ा। अगर संख्याओं को हम देखें तो 3, 5, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से क्रम से बढ़ रही हैं। कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जो बड़ी और पहले आ गई, ऐसी नहीं है। यानी संख्या जो बढ़ते क्रम में लिखी जाएं, छोटे से बड़े क्रम में लिखने को ही आरोही क्रम कहते हैं। और अवरोही क्रम इसका उल्टा होता है। अवरोही क्रम में पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, इस प्रकार से घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम, आरोही क्रम में बढ़ रही हैं संख्याएं, जबकि अवरोही क्रम में संख्याएं घट रही हैं। अवरोही क्रम में संख्याएं छोटी आ रही हैं, बड़ी से छोटी यानी बड़े से छोटा क्रम, जबकि आरोही क्रम में छोटे से बड़ा क्रम। बस ये याद रख लो। आरोही में 3 अंक है, अवरोही में 4 अंक हैं। सीधा एक ट्रिक देखिए, आरोही में 3 अंक, अवरोही में 4 अंक। तो आरोही 3 अंक छोटा है या 4 अंक, 3 छोटे हैं और 4 बड़े हैं, तो छोटे में शुरुआत छोटे से करो। अवरोही में बड़े 4 अंक बड़े होते हैं तो बड़े से शुरू करो। ये बड़ा नाम है तो बड़े से शुरू करो, छोटा नाम है तो छोटे से शुरू करो, बस। आगे देखिए, सामान्य गणित से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों हमें, तो उनसे संबंधित मैं ये सुपड़ा ही साफ करने जा रहा हूँ। आपके तो जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। माइनस का माइनस से गुणा, प्लस का प्लस से गुणा बहुत बार कन्फ्यूज करता है मैं। तो प्लस का प्लस से गुणा कीजिए, हमेशा प्लस आता है। प्लस का प्लस से गुणा करने पर प्लस आता है। माइनस का माइनस से गुणा करने पर प्लस आता है। कहने का मतलब दोनों जगह अगर प्लस है चाहे माइनस है, दोनों जगह प्लस है चाहे माइनस है, अगर एक जैसा अंक है, एक जैसा चिन्ह है, सॉरी अंक नहीं चिन्ह, दोनों जगह अगर प्लस है चाहे दोनों जगह माइनस है, उनका गुणा करो या भाग करो। यहाँ गुणा लिखा हुआ है, भाग भी कर सकते हैं आप। प्लस में प्लस का भाग लगाइए, प्लस बाहर जाएगा। प्लस का प्लस से गुणा कीजिए, प्लस आएगा। माइनस का माइनस से गुणा कीजिए, प्लस आएगा। माइनस में माइनस का भाग लगा दीजिए, प्लस आएगा। तो कहने का मतलब है अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो उनका चाहे गुणा करो या भाग करो, हमेशा उत्तर प्लस में ही आता है। और एक निशान, एक चिन्ह, प्लस एक माइनस, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो, यानी माइनस प्लस या प्लस माइनस, दोनों निशान अलग अलग हैं। और अलग अलग निशान होने पर अगर उनका गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो हमेशा उत्तर माइनस में आता है। एक जैसे निशान होने पर है प्लस, अलग अलग निशान होने पर है माइनस। ये गांठ मान लो दोस्तों कि माइनस प्लस वाला झंझट आपके जीवन में कभी अड़कास पैदा नहीं करे। एक पक्की गांठ मान लो
कि आज के बाद एक जैसा निशान आएगा तो हम प्लस करेंगे, अलग अलग निशान आएंगे तो हमें माइनस करेंगे। कब है? गुणा भाग में। जोड़ घटाव नहीं कह रहा मैं, जोड़ घटाव का गुणा हो रहा है, ये प्लस माइनस का गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है। तब है प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस है माइनस। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। शून्य का एक परिचय। शून्य आखिर क्या बोला है? इसका गणित में कितना महत्व है, हमारे जीवन में कितना महत्व है? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था दोस्तों, हमारे भारत के बहुत ही जाने माने गणितज्ञ आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, वही भारत आर्यभट्ट इन्होंने दिया था। शून्य जोड़ का तत्समक होता है, ये हमने पीछे पढ़ लिया है। 25 का योग प्रतिलोम हम कर रहे थे ना। शून्य जोड़ का क्या होता है? तत्समक होता है, अर्थात शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। शून्य को कोई भी संख्या उसमें जोड़ने पर संख्या वही प्राप्त होती है, उसमें कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं आता है। एक का गुणा तत्समक क्या होता है? एक, जबकि योग तत्समक क्या होता है? शून्य, जीरो। शून्य को किसी संख्या में से घटाने पर भी वही संख्या प्राप्त होती है। अगर शून्य को किसी संख्या में से घटाते हैं चाहे जोड़ते हैं तो संख्या में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। शून्य में से किसी संख्या को घटाने पर वही संख्या ऋणात्मक में प्राप्त होती है। जैसे शून्य में से 5 घटा दीजिए, शून्य में से 5 घटाएं तो क्या आएगा? -5। शून्य में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा? -15। कहने का मतलब वही संख्या आएगी लेकिन ऋणात्मक में आएगी, माइनस में आएगी, अर्थात संख्या का योग प्रतिलोम प्राप्त होता है। यहाँ 0 में 5 का भाग लगाया 0 बार, लेकिन 5 में 0 का भाग अनंत बार जाता है। ये थोड़ा सा एक बार पुनः देखिए। शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है दोस्तों, और शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है। शून्य का किसी संख्या से में भाग देने पर अपरिभाषित, यानी 0 में 5 का भाग लगाओ 0 आएगा, 0 में 50 का भाग लगाओ 0 आएगा, 0 में 100 का भाग लगाओ 0 आएगा, लेकिन 1 में 0 का भाग लगाएंगे या 5 में 0 का भाग लगाएंगे तो अपरिभाषित होगा। ये अपरिभाषित, ये चिन्ह आता है अपरिभाषित का, अंततः अपरिभाषित चिन्ह आता है, यानी कभी जीवन में ये पूरा नहीं होता भाग। शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है दोस्तों, और गुणा करने पर शून्य चाहे कितनी भी बड़ी संख्या है उसको 0 से गुणा करते हैं तो शून्य ही प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने शून्य के बारे में भी जानकारियाँ अर्जित कर ली हैं। शून्यवाद के जनक कौन थे? नागार्जुन। लेकिन शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। आगे ना हमारे भारत वाले पूरे विश्व में डंका बजा दिया था। इसके साथ थोड़ी सी जानकारी और प्रेषित कर देना चाहता हूँ दोस्तों। एक अंक की सबसे छोटी संख्या जल्दी जल्दी समझ लो। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10, जिसे दाई भी बोलते हैं। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। 2 अंकों वाली कुल संख्या 90 होती है। ये प्रश्न इसी प्रकार से पूछते हैं दोस्तों, बहुत बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछ सकते हैं। 2 अंकों वाली कुल संख्या यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। तो कुल मिलाकर कितनी संख्या हो गई 10 से लेकर 99 तक 90 संख्याएँ हो गई। और संख्या का घातीय रूप, इसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। इकाई का घातीय रूप क्या होगा? 1 की घात 3 घातीय रूप है। ये इकाई का घातीय रूप यानी 10 की घात अगर 0 है तो क्या आएगा? 1। इसी प्रकार 10 की घात अगर 1 है तो इसका मान कितना आएगा? 2.5। सैकड़े में 10 की घात 2। 1000 में 10 की घात 3। कहने का मतलब है घातीय रूप में लिखते समय जितने 0 हैं उतने घात लगा दो। यहाँ
1 2 3 जीरो है तो 3 घातांक, यहाँ 2 जीरो है तो 2 घातांक, यहाँ 1 जीरो है तो 1 घातांक, और यहाँ एक भी जीरो नहीं है यानी जीरो, तो यहाँ 10 की घात है जीरो। आधार 10 लेकर उसको घातीय रूप में लिखना, ये घातीय रूप कहलाता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस प्रकार आगे आते हैं ना। 10,000 में क्या होता है 4 शून्य तो 10 की घात है 4, और लाख में 10 की घात है कितने 1 2 3 4 5, 10 की घात 5। इसी प्रकार से 10 अरब है, 10 अरब में 10 की घात है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 की घात 10। इस प्रकार से दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब है। इस प्रकार से 10 लाख है इसको मिलियन कहते हैं, अरब है इसको बिलियन कहते हैं, 10 खरब को ट्रिलियन कहते हैं। ये संख्या इस प्रकार चलती जाती हैं। किसी घात संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना, ये अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना दोस्तों, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। जय हिंद।